शब्बीर ने पाकपतन में एक ऐसी लड़की को देखा है जो शादी न होने की वजह से अपने घर वालों के लिए बोझ समझी जा रही थी, लेकिन एक दिन इस लड़की की तकदीर बदल गई। रानी आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि इस दौरान उसकी भाभी अलगनी पर कपड़े डालते वक्त उसे नफरत और हिकारत से देखते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। रानी को एहसास हो गया था कि उसकी भाभी उसी को बुरा भला कह रही थी। रानी ने झाड़ू रोक ली और पलटकर भाभी को मुखातिब कर लिया। एक पता नहीं झाड़ू देख के अपने आप को क्या समझती है। जैसे सारा काम यही करती हो। तुम कब जाएगी यहाँ से? क्या हो गया है भाभी? सुबह सुबह किस पर गुस्सा निकाल रही? मेरी क्या मिजान, मैं किसी पे गुस्सा करूँ? नौकरानी जो तुम लोगों की। अरे भाई ऐसा क्या हो गया? क्या भाईजान से झगड़ा हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। तुम कौन होती है फिक्र करने वाली? तुमसे तो कुछ पूछना भी अजाब है। हर बात का बतंगड़ बना देती हो तुम फौरन। यहाँ तो किसी का दिमाग ही नहीं मिलता है, जिसको देखो ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखता रहता है। क्या बोल रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में क्यों आएगा? तुम ना बस ये समझो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी। क्या मतलब? जो रिश्ता आता है उसमें हजार नुक्स निकाल के तुम यहाँ से भेज देती हो। शहजादा ढूंढे तुम्हारे लिए कहीं से। देखो भाभी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी यहाँ। और ये मेरे अब्बा का घर हो। अब्बा के घर पे हो, हर वक्त तो हमारे सर पे बोझ बनी रहती हो तुम। और तुम्हारे अब्बा हर वक्त अपनी बीवी के कदमों में पड़े रहते हैं। भाभी जरा बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो कि क्या बोल रही हो। मेरे ना मुंह ना लगो तुम। आई बड़ी। रानी की भाभी कपड़े अलगनी पर डालकर पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई और रानी उसका मुंह देखती रह गई। रानी पाकपतन के इलाके कबूला की रिहायशी थी। बाप ने दूसरी शादी कर रखी थी और रानी की भाभी अपनी नंद से छुटकारा हासिल करने के लिए उसका निकाह इलाके के एक बूढ़े शख्स से कराना चाहती थी। रानी के इनकार के बाद रानी और उसकी नंद के ताल्लुकात में तलखी आ गई थी और रानी अब अक्सर उदास भी रहने लगी थी। घर के सब लोग गहरी नींद सो चुके थे। रानी अपने आंगन में टहल रही थी। दूर से किसी बांसुरी की धुन उभर रही थी। रानी के कानों में बांसुरी की धुन पड़ी तो उसकी आंखें छलक उठी। उसे ऐसा लगा जैसे वो इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा थी। रानी का जी चाहा कि वो घर की छत से कूदकर खुदकुशी कर ले। वो खुदकुशी के इरादे से अभी छत की मुंडेर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। रानी ने पलटकर देखा तो फोन चारपाई पर पड़ा हुआ था। रानी बोझल कदमों से पलंग तक गई और उसने फोन उठा लिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ रहीम खान से। आपको किससे बात करनी है? नईम से बात करनी है मैंने। ये किसी नईम का नंबर नहीं है। अच्छा जी, माफ कीजिएगा। रॉन्ग नंबर। रानी ने फोन बंद कर दिया। अभी वो छत की मुंडेर की तरफ बढ़ी ही थी कि फोन की घंटी दोबारा बजने लगी। हेलो, कौन? जी मैं उमर फारूक बात कर रहा हूँ रहीम खान से। मैंने नईम साहब से बात करनी है। मैंने अभी तो आपको बताया किसी नईम का नंबर नहीं है। हैरत है, वैसे नंबर तो यही है। आप कौन? आपको मेरे नाम से क्या? मैं कोई भी हूँ। बात तो सुने। रॉन्ग कॉल रानी के लिए खुशगवार हवा का झोंका साबित हुई थी। उमर फारूक नामी शख्स ने रानी के दिल में घर कर लिया था और नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो रानी से शादी करने पर भी राजी हो गया था। आप भी देखिए। एक दिन रानी की भाभी ने उसे शादी न करने और घर पर बोझ बने रहने का ताना दिया तो रानी भी फट पड़ी। हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? शादी करनी है या नहीं? मुझे शादी नहीं करनी, और कम से कम उस बूढ़े से तो बिल्कुल नहीं जिसका रिश्ता आप लेकर आई थी। उफ तौबा, अपना दिमाग तो देखो। चंद सालों बाद ना कोई थूकेगा नहीं तुम्हारी शक्ल पे। अभी तो कोई भूला भटका आ ही जाता रिश्ता। भाभी ज्यादा घमंड न करें। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझी आप? हार में जाओ। इस वाक़े के बाद रानी ने पाकपतन से भागकर रहीम यार खान जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो उमर से आखिरी बार पूछना चाहती थी कि वो उससे शादी करेगा भी या नहीं।
एक दिन शब्बीर ने देखा कि रानी फोन पर उमर से बात कर रही थी और उमर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। देखो उमर, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? तुम पागल हो गई हो क्या? अरे भी मुझे ऐसा क्यों समझती हो तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मेरा कोई नहीं है वहाँ आगे पीछे। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं रास्ते में ही रुल जाऊंगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल बस पकड़ो और रंगीला खा मुझे। मैं आ भी जाऊंगी, मजाक नहीं कर रही। अरे भी कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? हाँ बोलो। ठीक है, मैं कल ही आती हूँ। हाँ, सामान वामान में रख लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चली रे चली रे चली रे, बढ़िया आस लगा के चली। उमर और रानी काफी देर तक बातें करते रहे। छुट्टियां के चली रे। इस वाक़े के 2 दिन बाद शब्बीर ने देखा कि रानी बस अड्डे पर मौजूद थी। अड्डे पर खासा रश था। रानी ने बस में सवार होने से पहले उमर को फोन किया और जब उमर ने उसे अच्छी तरह यकीन दिला दिया तो वो बस में सवार हो गई। थोड़ी देर बाद बस रवाना हुई तो रानी को अचानक वसवसों ने घेर लिया। उसे लगा जैसे वो एक बड़ा धोखा खाने जा रही थी। उसे यूं लगा कि बस से उतरते ही उमर उसे धोखे और बहाने से कहीं ले जाएगा और फिर उसकी आबरूरेजी के बाद उसे छोड़कर फरार हो जाएगा। या फिर मुमकिन है कि उमर का ताल्लुक किसी ऐसे गिरोह से हो जो औरतों का कारोबार करता हो। सोचते सोचते अचानक रानी को कपकपी सी लगने लगी। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसने फजूल ख्यालात को अपने जहन से झटक दिया और आंखें बंद करके कुछ देर सोने की कोशिश करने लगी। रानी ने बस की खिड़की का पर्दा हटाकर देखा तो बस किसी होटल पर रुकने के लिए मुड़ रही थी। थोड़ी देर में बस रुकी तो मुसाफिर चाय पानी के लिए होटल पर उतर गए। रानी भी बस से उतर आई। अकेली होने की वजह से लोग उसे अजीब और गरीब नजरों से देख रहे थे। रानी का जी चाहा कि वो अपने घर को लौट जाए, मगर अब वो बहुत दूर निकल चुकी थी। रानी ने होटल की एक मेज पर बैठकर उमर को फोन मिला दिया, मगर फोन बंद था। रानी ने घबराहट के आलम में 2-3 बार फोन मिलाया, मगर फोन मुसलसल बंद जा रहा था। अब रानी के हाथों के तोते उड़ गए और उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। इसी परेशानी के आलम में उसने घर लौटने का फैसला कर लिया। सामने से पाकपतन जाने वाली एक मुसाफिर बस होटल पर आकर रुकी तो रानी ड्राइवर के पास पहुंच गई। ड्राइवर बस से उतर चुका था। भाई, पाकपतन जा रहे हैं आप? हाँ, अभी 10 मिनट बाद जाएंगे। अच्छा, बस में जगह है? जगह तो नहीं है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? जी, वो मैं रहीम यार कहाँ जा रही थी। मेरी अम्मा का फोन आया, उनकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए बस घर वापस जाना है। जगह निकाल लेंगे, 10 मिनट बाद जाएगी गाड़ी। रानी को ड्राइवर से बात करके ऐसा लगा जैसे उसके सर का बोझ उतर गया हो और वो बड़ा धोखा खाने से बच गई हो। रानी ने होटल के नल से मुंह पर पानी के छींटे मारे और चाय का ऑर्डर देकर एक मेज पर बैठ गई। रानी को यकीन हो गया था कि वो बड़ा धोखा खाने जा रही थी, क्योंकि दौरान सफर उमर ने ना तो रानी को फोन किया और जब रानी ने फोन किया तो उसका फोन बंद था। अभी रानी इन्हीं ख्यालात में डूबी हुई थी कि इसी दौरान अचानक उमर का फोन आ गया। अरे भाई कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मुझे सब पता चल गया है कि तुम। अरे भाई क्या कह रही हो? कहाँ हो तुम? जहन्नुम में। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम पर यकीन किया। अरे भाई मेरी बात तो सुनो यार, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ ना। रानी ने धड़कते दिल के साथ उमर की बात का यकीन कर लिया। इस दौरान पाकपतन जाने वाली बस का ड्राइवर उसके पास आया
तो रानी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया, जिस पर ड्राइवर उसे अजीबोगरीब नजरों से देखता हुआ चला गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। रहीम यार खान में उमर के कहने के मुताबिक रानी वायरलेस वाले पुल पर उतर गई थी। शब्बीर ने देखा कि ड्राइवर रानी को वायरलेस वाले पुल पर उतार कर आगे बढ़ गया था। रानी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर उमर को फोन मिलाने लगी, मगर उमर का फोन बंद जा रहा था। उमर का फोन बंद पाकर रानी की वहशत बढ़ने लगी। उसके खदशात ठीक साबित होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता दिन ढलने लगा। रानी ने देखा कि एक औरत मवेशियों को हाँकती हुई अपने डेरे की तरफ जा रही थी। रानी ने इस वीराने में औरत को देखा तो उसकी तरफ मदद के लिए लपकी। आप मेरी मदद कर देंगी? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा शौहर मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। बस अल्लाह खैर करे। तुम कहाँ से आई हो? मैं पाकपतन से आई हूँ। तो तुम अपने शौहर को फोन करो ना। मैंने फोन करा था उसे, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सकता है उसका फोन खराब हो, इसलिए बंद हो गया। तुम घबराओ नहीं, मेरे साथ चलो। आज आज मवेशी चराने वाली औरत रानी को अपने डेरे पर ले गई तो औरत का शौहर उसे मशकूक निगाहों से देखने लगा। शब्बीर ने देखा कि औरत बकरी का दूध दूह रही थी और सामने ही रानी एक चारपाई पर बैठी उमर को मुसलसल फोन मिलाए जा रही थी कि इस दौरान उस औरत का शौहर वहां आ गया। कौन है ये? ऐ गरीब मस्कीन है बेचारी, इसका शौहर कहीं चला गया। जब ही तो उसको लेके इधर आ गई है। और क्या करती, जंगल में अकेले छोड़ आती। वैसे एक बात बोलूं, ए तेरे से सोनी। ओए ओए सुधर जा, हमेशा नीयत का खराब ही रहना। तब आओ यहाँ से, जा चला जा, घबरा जाएगी बच्ची। औरत का शौहर मुस्कुराता हुआ चला गया और औरत दूध का गिलास लेकर रानी के पास पहुंच गई। ये ले दूध पी ले, पता नहीं कब से भूखी है। ले। आप बहुत अच्छी औरत हैं। अगर आज मेरी सगी माँ जिंदा होती तो बिल्कुल आपके जैसी होती। ये बता, शौहर से बात हुई? नहीं, अभी तक तो कोई बात नहीं हुई। औरत रानी को दूध का गिलास देकर चली गई तो वो एक बार फिर अपने खदशात में गुम हो गई और अब उसके खदशात में उस औरत का शौहर भी शामिल हो गया था, जो रानी को जबरदस्ती किसी के हाथों फरोख्त कर रहा था। अभी रानी इसी सूरत हाल से गुजर रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजने लगी। हेलो। उमर ने रानी से राबता करते हुए कहा था कि उसके फोन की बैटरी खराब हो गई थी। उमर रानी से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया था।
उधर जब उमर सारी रात घर से गायब रहा तो उसकी माँ तशवीश में मुब्तला हो गई। माँ ने बेटे का नंबर तलाश करना शुरू कर दिया। फिर उमर की माँ को एक पुरानी बोसीदा सी डायरी नजर आई। उमर की माँ वो डायरी लेकर मोहल्ले के एक लड़के के पास पहुँच गई। साथ इधर 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 मेरे चांद, जरा इसमें उमर का नंबर ढूंढियो। कल रात से गायब है, मेरा नंबर समझ में कुछ नहीं आ रहा, जरा फोन मिला दे। लड़के ने डायरी से उमर का नंबर निकाला और अपने फोन से नंबर डायल करने के बाद फोन उमर की माँ को थमा दिया। फोन उमर के बजाय रानी ने उठाया था। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? मैं तो उमर की माँ बोल रही हूँ, पर तू कौन है? माँ जी, मैं उमर की होने वाली बीवी बात कर रही हूँ। हाय मेरे अल्लाह, बीवी? और उमर कहाँ है? वो हम लोग वायरलेस वाले पुल पर मवेशियों की बस्ती में है। उमर ठीक तो है ना? जी जी माँ जी, आप फिक्र मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। उधर उमर की मां अपने बेटे को फोन कर रही थी और उधर उमर का बाप थाने पहुंचकर अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा रहा था। पुलिस उमर का सुराग लगाती हुई जब वायरलेस पुल की बस्ती में पहुंची, तब तक उमर और रानी कराची जाने के लिए ट्रेन में सवार हो चुके थे। हुआ ये था कि मवेशी चराने वाली नेक दिल औरत ने उमर की बेरोजगारी देखते हुए उसे कराची जाने के लिए कुछ पैसे देकर ट्रेन में सवार करा दिया था। अपने एक रिश्तेदार का पता भी दिया था ताकि वो उमर को नौकरी दिला सके। शब्बीर ने देखा कि ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता कराची स्टेशन पर रुकने ही वाली थी। ट्रेन रुकी तो रानी और उमर सिमटे सिमटाए एक अजनबी शहर में ट्रेन से उतर गए। उमर ने जेब से पर्ची निकाली और मुतालिका शख्स का नंबर देखने लगा। फिर उसने नंबर जेब में रख लिया और रानी को एक स्टॉल पर ले गया। पुलिस ने रहीम यार खान पुलिस की दरखास्त पर उमर और रानी को गिरफ्तार कर लिया था। रहीम यार खान पुलिस को मवेशी चराने वाली औरत सारी तफसील बता चुकी थी, इसलिए रहीम यार खान पुलिस ने कराची पुलिस को उनके बारे में पहले से ही आगाह कर दिया था। और जब वो दोनों कराची पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करके रहीम यार खान ले जाया गया था। उमर ने स्टॉल से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर रानी को दी। पैसे देने के बाद वो दोनों जैसे ही प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए बढ़े, एक पुलिस एहलकार ने उन्हें रोक लिया। शब्बीर ने देखा कि रानी और उमर रहीम यार खान में थानेदार के सामने बैठे थे। थानेदार के सामने उमर ने बताया था कि वो और रानी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करने वाले थे कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान उमर की माँ भी थाने पहुंच गई थी। माँ ने बेटे को गले लगाया और रानी के सर पर भी शफकत से हाथ रख दिया। रानी ने सर झुकाकर अपने होने वाली सास का शुक्रिया अदा किया और फिर थानेदार ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाने की इजाजत दे दी। शब्बीर ने जब रानी की सास से बात की तो वो अपनी बहू की तारीफ कर रही थी। इनको खुश रखे जिंदगी कैसे सामना करा सो तो मेरे पोते को जरा कोई नौकरी मिली हमें सरकारी जो है कोई खर्चा सब दे सके। वही लड़की जो अपने घर वालों पर बोझ थी, जिंदगी के एक बिल्कुल नए मरहले में दाखिल हो गई थी, जहां एक प्यार करने वाली सास
और शौहर मौजूद था। रानी को क्या पता था कि रॉन्ग नंबर ही उसका दुरुस्त नंबर साबित होगा। लेकिन मैं अपनी खुशी राजी ने रह रही हूँ, मेरी मोबाइल पे रॉन्ग नंबर पे कॉल हुई तो मैं आ गई थी, मैं अपनी शादी करते खुशहाल अपनी जिंदगी गुजार रही थी। मैं पीछे नहीं जाना चाहती, मेरी जिंदगी खतरा है। शब्बीर का कहना है कि इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। बाज मामलात पर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है, क्योंकि कोई माने न माने इंसानी जिंदगी में तकदीर का भी बहुत बड़ा अमल दखल है। बाज औकात हालात और वाकयात इंसान को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी न होगा। शब्बीर जब रानी और उमर से मिलकर वापस आ रहा था तो उसके कानों में जलतरंग बज रहे थे और चारों समत मोहब्बत की खुशबू फैली हुई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। चली रे चली रे चली रे, बड़ी आस लगा के चली रे, मैं तो देश दिया के चली रे। शब्बीर ने बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके जाफराबाद में एक ऐसे बाप को देखा है जो अपनी बीमारी के इलाज के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक कि वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी। आप भी देखिए। जुम्मा खान चादर ताने सो रहा था और उसकी बीवी घर का काम काज करते हुए बड़बड़ा रही थी। सारा दिन सोते पड़े रहोगे और तो कोई काम है ही नहीं ना तुम्हें। जुम्मा खान की बीवी ने कई बार अपने शौहर को जगाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। जुम्मा खान, जुम्मा खान, उठ जाओ, कोई काम धंधा भी कर लो या सारा दिन ऐसे ही निकाल लोगे तुम। बेहिस आदमी है, कुछ एहसास नहीं है। जुम्मा खान की बीवी नाक भौं चढ़ाते हुए आंगन में गई जहां ईंटों से बना चूल्हा रखा हुआ था। जुम्मा खान की बीवी ने अपनी 9 साला बेटी को आवाज देकर लकड़ियां लाने के लिए कहा और बेटी घर के आंगन से टूटी हुई शाखें जमा करने लगी। बेटी थोड़ी देर में लकड़ियां चुनकर लाई तो जुम्मा खान की बीवी ने लकड़ियां चूल्हे में डाली और आग जलाने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में आग रोशन हुई तो जुम्मा खान की बीवी ने चूल्हे पर तवा रखा और करीबी रखे हुए आटे के डब्बे को खींचकर अपने करीब कर लिया। जैसे ही उसने आटा निकालने के लिए डब्बे में हाथ डाला, उसे एहसास हो गया कि डब्बा खाली था और आटा खत्म हो चुका था। जुम्मा खान की बीवी सर पकड़कर बैठ गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सख्त उलझन और गुस्से के आलम में पानी डालकर आग बुझा दी और तनतनाती हुई शौहर के पास पहुंच गई। जुम्मा खान, जुम्मा खान, जुम्मा खान। जुम्मा खान की बीवी ने चादर खींची तो उसका शौहर हड़बड़ा कर उठ बैठा और बीवी से लड़ने लगा। और क्या मुसीबत है, क्यों नहीं सोने दे रही है मुझे? घर में कुछ खाने को नहीं है, ना आटा है ना दाल है। बच्ची को भूख लगी है, क्या दूं उसको मैं पकाकर? अबे कुछ नहीं है तो मैं क्या करूं? और बाहर में गई तू और तेरी बेटी। जाके कोई काम धंधा क्यों नहीं करते तुम? तो कैसे करूं काम? और ये बीमारी मेरी जान छोड़े तो मैं कुछ करूं ना। नहीं छोड़ेगी ये बीमारी तुम्हारी जान, क्योंकि तुम एक बेहिस इंसान हो। बेहिस हो गए हो तुम। कौन से तुम्हारे हाथ पैर टूट गए जो तुम काम नहीं कर सकते? शर्म करो शर्म। अल्लाह वसाए को देखो, उसकी एक टांग नहीं है, फिर भी वो मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है। तो चली जाना अल्लाह वसाया के साथ। और मेरी जिंदगी क्यों अजाब कर रही है? शर्म करो, कुछ खुदा का खौफ करो तुम। अल्लाह पूछेगा तुझसे। सोता पड़ा रहे यहीं पर। जा रही हूँ मैं भीख मांगने किसी से। चल चल जा सोने दे। बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के जिला हेडक्वार्टर डेरा अल्लाह यार खान के शहीद बक्कन बाबा कॉलोनी का रिहायशी जुम्मा खान अपनी मामूली सी बीमारी को बहाना बनाकर काम धंधा छोड़ दिया करता था, जिससे उसके घर में फाकों की नौबत आ गई थी। लेकिन जुम्मा खान बेहिसी की चादर उतारने के लिए तैयार न था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुम्मा खान घर के बाहर धूप में बैठा हुआ था और उसकी 9 साला बेटी उसके पास ही खेल कूद में मसरूफ थी कि इस दौरान एक शख्स का उधर से गुजर हुआ। मैं जुम्मा खान, क्या हाल है? तबीयत कैसी है? कैसे ठीक होगी तबीयत?
दवा तक के तो पैसे नहीं है मेरे पास। अबे कोई काम करेगा तो पैसे आएंगे ना। अब जिसे देखो काम का ताना दे रहा होता है। अब तुम खुद बताओ मुझे, बीमार आदमी भला कैसे काम करेगा? मैं तुझे एक आसान सा रास्ता बता देता हूँ, तेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी और तेरे हालात भी सही हो जाएंगे। हाँ, वो कैसे? जुम्मा खान और वो शख्स कुछ देर तक आपस में सरगोशियां करते रहे। फिर वो शख्स चला गया तो जुम्मा खान के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभरने लगे। अब उसे यकीन हो गया था कि उसके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इलाज मुआवजा न होने की वजह से जुम्मा खान की मामूली सी बीमारी ने जड़ पकड़ ली थी और अब वो चलने फिरने से भी माजूर हो गया था। मगर महल्लेदार ने जो उसे मशवरा दिया था उसके बारे में वो संजीदगी से सोचने लगा। शब्बीर ने देखा कि जुम्मा खान की 9 साला बेटी अपने बाप के कंधे दबा रही थी कि इस दौरान जुम्मा खान की बीवी भी वहां आ गई। उसे शौहर पर तो पहले ही गुस्सा था, बेटी को नाकारा बाप की खिदमत करते देखा तो और भी भड़क उठी। हसीना, छोड़ अपने बाप की खिदमत करना, जाके बेटा लकड़ियाँ चुन, कल से चूल्हा नहीं जला घर में। और तू देख रही थी ना मेरे कंधे दबा रही थी, क्यों भगाया उसको? छोटी सी बच्ची है मेरी मासूम सी, बहुत कर ली खिदमत, खेलने कूदने के दिन है उसके। ओ बच्ची नहीं रही, वो बड़ी हो गई है, बुर्का पहनाया कर उसको। और वैसे भी मैं उसकी शादी कर रहा हूँ। क्या? 9 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची है मेरी, अगर उसके बारे में ऐसा सोचा भी ना, सर फाड़ दूंगी मैं तुम्हारा। बीवी की बात सुनकर जुम्मा खान भी गुस्से में आ गया और उसने तकिया उठाकर बीवी को दे मारा। बीवी बड़बड़ाती हुई बाहर आंगन में चली गई, जहां उसकी 9 साला बेटी हसीना लकड़ियां चुन रही थी। बेटी के नन्हे नन्हे हाथों में लकड़ियां देखकर माँ का दिल भर आया और वो बेटी को सीने से लगाकर आंसू बहाने लगी। जुम्मा खान ने अपनी गुर्बत दूर करने और अपना इलाज कराने के लिए जिस रास्ते पर चलने का फैसला किया था वो बेहिसी के मोड़ से होकर गुजरना था। एक बाप ने अपनी 9 साला बेटी फरोख्त करने का फैसला किया था। शब्बीर को जब जुम्मा खान के इरादों की खबर मिली तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे छोटी छोटी बच्चियों को पिंजरे में डालकर बाजार में उसी तरह बेचने के लिए लाया गया हो जैसे जानवर बेचे जाते हैं। शब्बीर ने चश्मे तसव्वुर से देखा कि जुम्मा खान की 9 साला बेटी हसीना पिंजरे की जालियों को नाखून से खुरच कर एहतजाज कर रही थी और बाहर निकलने के लिए बुरी तरह रो रही थी। सामने ही उसका बाप पिंजरे की खिड़कियों से बंधी रस्सी पकड़े खड़ा था। फिर एक शख्स ने तमाम पिंजरे पर एक नजर डालने के बाद जुम्मा खान की बेटी के दाम पूछ लिए। बहस और तकरार के बाद सौदा 1,70,000 रुपए में तय हो गया। सौदा तय होने के बाद जुम्मा खान ने रस्सी खींचकर पिंजरे की खिड़की खोली और बच्ची के हाथ में बंधी हुई रस्सी का सिरा खरीदार के हाथों में थमा दिया। खरीदार 9 साला बच्ची को जानवरों की तरह घसीटता हुआ जाने लगा तो शब्बीर की रूह कांप उठी और उसके जहन को एक जबरदस्त झटका लगा और वो अपने ख्यालों की दुनिया से निकल आया। तब उसने देखा कि जुम्मा खान नोट गिनकर रख रहा था और नोट देने वाला उससे हाथ मिलाकर रुखसत हो रहा था। जुम्मा खान ने 1,70,000 रुपए की आवाज अपनी 9 साला मासूम बेटी को एक 35 साला शख्स के हाथों फरोख्त कर दिया था। हसीना की माँ भी अपनी बेटी को बेचने से ना बचा सकी और फिर एक दिन शब्बीर ने देखा कि इलाके के मौलवी साहब 9 साला बच्ची का 35 साला कुतुबुद्दीन से निकाह पढ़ाकर 9 बयाता जोड़े की खुशगवार जिंदगी के लिए दुआएं दे रहे थे। आप भी देखिए। शब्बीर ने देखा कि मौलवी साहब दुआ करवा के अभी जाने के लिए खड़े ही हुए थे कि पुलिस एहलकारों ने जुम्मा खान के घर पर छापा मार दिया। कमसिन बच्ची की फरोख्त की खबर महल्ले पड़ोस के लोगों ने सुनी तो पुलिस तक पहुंचा दी। पुलिस के पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। 35 साला दूल्हा, हसीना का बाप और मौलवी साहब धर लिए गए थे और जब पुलिस एहलकार हसीना को बरामद करने के लिए दूसरे कमरे में गए तो नन्ही सी बच्ची को दुल्हन बनाया हुआ था। हसीना की आंखों में हैरानी और आंसू थे। पुलिस मुल्जिमान को थाने ले आई और कमसिन बच्ची को फरोख्त करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पर्चा काट दिया। ये है वो मौलवी साहब जिनका कहना था कि वो इस बात से बेखबर थे कि बच्ची नाबालिग और कमसिन थी
यह है वो गुफ्तगू जो मौलवी साहब ने शब्बीर से की थी। वो शायद थे गवाह थे, मुला निकाह पढ़ो, उसने भी जाती लड़की का बाप भी निकाह पढ़ो, मालूम नहीं किया, गलती तो हमारा। और ये है वो 35 साला शख्स जिसका 9 साला बच्ची से निकाह पढ़ाया गया था। असांजी गलती क्या से आज अदालत वियोसीं तलाक ॾेई असां बि तलाक ॾेई छॾे ॾिनोसीं। चई मूंखे बसि पैसनि जी ज़रूरत आहे, तव्हां पंहिंजो निकाह करे वञो, बाद में मुंहिंजा वॾा जेका वॾा हूंदा या नंढा उहे तव्हां सां फॾो कंदा। मां चयुमि ठीकु आहे, तूं पैसा वटि भले मूंखे निकाह ॾेई छॾ। निकाह करे मां त मोटी घर वियुमि, बाद में पकड़िजी वियुमि हिकु ॾींहं खां बाद। शब्बीर ने जब हसीना के बाप से पूछा तो वो मजीद मिस्कीन बन गया और अपनी सगी औलाद को बेचने का जवाब पेश करने लगा। सारे से ने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैंने इसको बोला कि तुम्हारे ऊपर मेरा पैसा रहता है, हमको जो अपना इलाज कराएगा, बड़ा हो गया तुमको शादी देगा। इसने बोला हमको नेका देगा, हम तुमको पैसा देगा, नेका देगा, फिर भी हम घर लेके नहीं जाएगा, इधर तुम्हारे पास होएगा, जो बड़ा हो जाएगा फिर लेके जाएगा। मजबूर था सर मैं, तो खाने के लिए भी कुछ नहीं था, इलाज के लिए भी कुछ नहीं था, मैं मजबूर था। पुलिस ने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। हमें मुखबर खास से इतला मिली कि बच्ची 9 साल 10 साल की उम्र की बच्ची है कि उसका निकाह कोई मौलवी ने पढ़वा दिया, वालिदैन ने कोई बेच दिया पैसों पे ना बच्ची को। तो इस इतला पे हमने अपने DPO साहब के नोटिस में लाया। DPO साहब के हिदायत पे हमने कार्रवाई करते हुए बच्ची के वालिद को, बच्ची को और उसके दुल्हा और दुल्हन दोनों को ले आए थाने और हमने FIR की बाज़ाब्ता कोर्ट में पेश किया। और बाद में मौलवी जिसने निकाह पढ़वाया उसको भी गिरफ्तार किया और मजीद तफ्तीश चल रही है। ये है वो नन्ही मुन्नी सी गुड़िया 9 साला हसीना जिसे उसके बाप ने 1,70,000 रुपए में फरोख्त कर दिया था। बलोचिस्तान के इंतहाई पसमानदा इलाके से निकलने वाली ये खबर शब्बीर की आंख से न बच सकी और बर वक्त इत्तला मिलने पर बच्ची की जिंदगी भी तबाह होने से बच गई। शब्बीर का कहना है कि कमसिन बच्चियों की खरीदो फरोख्त के घिनौने अमल को रोकने के लिए मौसर कानून साजी की जरूरत है ताकि बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और वो एक आजाद इंसान की तरह जिंदगी गुजार सकें। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।